26 अगस्त को नेपाल ने वो तबाही देखी जिसकी कल्पना किसी ने शायद सपने में भी नहीं की होगी। आगे आगे जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे दैत्य की तरह सब कुछ अपने आगोश में लेता सैलाब। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेपाल में वहां विनाश का सैलाब आया क्यों? ग्लेशियर के फटने की वजह क्या थी? क्या भूकंप की वजह से ग्लेशियर दरका और नदी बेकाबू हो गई, या फिर भीषण आइस एवलांच के बाद धरती का कलेजा कांप उठा? नेपाल की बर्फीली चोटियों से उतरा पानी का सैलाब और देखते ही देखते जिंदगी के बसे बसाए आशियाने तबाही के मलबे में बदल गए। हिमालय की ऊंचाइयों से आई इस कुदरती आफत ने इतनी तेज रफ्तार से कहर बरपाया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कहीं पूरा गांव पानी और मलबे में समा गया तो कहीं सड़कें, पुल और घर सैलाब की धारा में बह गए। चारों तरफ तबाही का मंजर है, चीख पुकार है और अपनों को खोने का दर्द है। ये सैलाब नेपाल के इतिहास की सबसे डरावनी त्रासदियों में से एक बन चुका है, जिसके जख्म भरने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी। नेपाल में सैलाब का कहर, मलबा बना शहर, हर तरफ तबाही का मंजर, हर कदम बर्बादी, बहते घर बार, हर तरफ मची चीख पुकार, हिमालय का प्रहार, नेपाल लाचार। नेपाल की ये तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़ी करने वाली हैं। जान बचाने की जद्दोजहद और बेबसी क्या होती है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेपाल की पहाड़ियों से अचानक इतनी बड़ी जल प्रलय जैसी आफत क्यों उतरी? क्या इसके पीछे बादल फटना, ग्लेशियर पिघलना या कोई और प्राकृतिक वजह है? आखिर नेपाल में ये सैलाब क्यों आया? इस प्रलयकारी आपदा की शुरुआत कहां से हुई? कैसे एक ग्लेशियर फटने से हाहाकार मच गया? और इस सैलाब का भूकंप कनेक्शन क्या है? साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट इस जल प्रलय के पीछे दो प्रमुख थ्योरी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो हिमस्खलन और भूगर्भीय कंपन के खौफनाक गठजोड़ से जुड़ी है। पहली थ्योरी, जमीन के भीतर उठे भूकंप ने बर्फ के पहाड़ को दड़का दिया, जिसके बाद सैलाबी तूफान आ गया। दूसरी थ्योरी, विशाल बर्फीले चट्टान के गिरने से भूकंप जैसा झटका पैदा हुआ। आगे बढ़ने से पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। पहली सैटेलाइट तस्वीर, प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों की शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब तबाही टूटी और नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान के खिसकने के कारण लैंडे नदी में बाढ़ आ गई। दूसरी सैटेलाइट तस्वीर, दूसरी सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से कैसे सैलाब आया। यहाँ दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर के फटने से पहले क्या हालात थे, और दूसरी तस्वीर में उसके बाद की स्थिति को देखा जा सकता है। नेपाल में आए इस सैलाब से पहले हिमालय की चोटियों पर कितनी भयानक हलचल हुई थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 23,733 फीट की ऊंचाई से करीब आधा किलोमीटर चौड़ा बर्फ का टुकड़ा दरककर 4,000 फीट नीचे गिरा और उसके बाद लैंडे नदी बेकाबू हो गई। इस खौफनाक त्रासदी का भयावह सच जानने के लिए समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर स्थित लांगटांग लिरुंग पर्वत की बर्फीली चोटियों की तस्वीरों को देखिए। अंतरिक्ष से मिले हाईटेक सैटेलाइट डेटा और तस्वीरों से पता चलता है कि लांगटांग लिरुंग पहाड़ के उत्तरी हिस्से पर स्थित ग्लेशियर अचानक दरक गया।
तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, जो करीब 2,000 फीट चौड़ा था। यानी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा फैलाव वाला बर्फ का ये विशालकाय ब्लॉक करीब 4,000 फीट नीचे सकड़ी घाटी में जा गिरा। इस प्रचंड टक्कर से इतनी जबरदस्त एनर्जी बनी कि वो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम के करीब 6.3% धमाके के बराबर थी। इस भयानक प्रहार ने सीधे त्रिशूली नदी के ऊपरी क्षेत्र में पानी, कीचड़ और मलबे की 100 फीट से अधिक ऊंची विनाशकारी लहर पैदा कर दी। खड़ी पहाड़ियों के सकड़े रास्तों ने इस जल सुनामी की गति को और कई गुना बढ़ा दिया, जो निचले इलाकों के लिए सीधी काल बन गई। अब इस जल प्रलय की कहानी में एक मोड़ आता है और वो है भूकंप। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के समय के आसपास वहां भूकंप के झटके आए थे। इसको लेकर भी दो थ्योरी सामने आ रही है। भूकंप की थ्योरी नंबर 1, 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद आइस एवलांच। नेपाल में अचानक आई इस जल प्रलय को लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों के बीच पहला मत ये है कि इस पूरी आपदा की डोर धरातल के भीतर छिपे भूकंपीय हलचलों से जुड़ी हुई थी। 26 अगस्त की सुबह करीब 8:37 पर चीन नेपाल के सीमावर्ती इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी भूकंप ने सैलाब के मुख्य ट्रिगर के रूप में काम किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फ के बड़े टुकड़े गिरने की वजह से नदी पर प्राकृतिक बांध बन गया था। इसकी वजह से नदी का वेग रुक गया था और पानी जमा होता जा रहा था। भूकंप की वजह से वो बांध टूट गया और पानी काफी तेज गति से मलबे और बड़ी चट्टानों के साथ नीचे की तरफ बहने लगा। नेपाल के सकरे टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस कंपन ने लांगटांग लिरुंग की ढलान पर पहले से ही मौजूद बर्फ के विशाल भंडार को हिला कर रख दिया। जैसे ही भूकंप की तरंगें बर्फीली चोटी तक पहुंची, ग्लेशियर के ऊपर मौजूद ढीली चट्टानें और मलबा सबसे पहले नीचे सरका। इसके तुरंत बाद हजारों टन भारी बर्फ का ढांचा उखड़ गया। यानी इस पहली थ्योरी के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्र में उठे 4.4 तीव्रता के भूकंप ने ही कमजोर पड़े ग्लेशियर को नीचे गिराया और तबाही की पहली चिंगारी भड़काई। दूसरी थ्योरी पर जाने से पहले हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि नेपाल पर टूटी ये विपदा कितनी भयानक है। सैलाब की वजह से करीब 2 करोड़ घन मीटर एक्स्ट्रा पानी रिहायशी इलाकों की तरफ काफी तेजी से बहने लगा। इसकी वजह से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस सैलाब को लेकर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी एक अलग थ्योरी का संकेत देती है। दूसरी थ्योरी आइस एवलांच के बाद आया 5.2 तीव्रता का भूकंप। जहां पहली थ्योरी कहती है कि भूकंप की वजह से विशाल ग्लेशियर का भारी टुकड़ा टूटकर गिरा और उसके बाद सैलाब आ गया, वहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नेपाल में ये आपदा तिब्बत सीमा के पास हुए आइस एवलांच के बाद भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.2 थी। यानी आइस एवलांच से ग्लेशियर का एक हिस्सा ढहकर गिरा, जिससे भारी मात्रा में बर्फ, चट्टान, कीचड़ और पानी भोटेकोशी नदी की सहायक नदी लैंडे खोला में आ गया। इस बीच भूकंप आया, जिसने हालात को और गंभीर बना दिया। इन दोनों थ्योरीज के बीच सैलाब की वजह को लेकर एक और नजरिया भी है। इंटरनेशनल ग्लेशियर एक्सपर्ट और रिसर्चर्स का एक वर्ग इस घटनाक्रम को एक अलग एंगल से देखता है। इसके तहत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले कोई भूकंप नहीं आया था, बल्कि अत्यधिक भार और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ का विशाल टुकड़ा खुद ब खुद टूटा था। इन तस्वीरों और सिमुलेशन के जरिए समझते हैं, जब आधा किलोमीटर से बड़ा बर्फीला ढांचा 4000 फीट की भारी ऊंचाई से नीचे घाटी की ठोस सतह पर उतरा, तो उस भीषण प्रभाव ने पृथ्वी की ऊपरी परत में एक कृत्रिम कंपन उत्पन्न कर दिया। ग्लेशियर के गिरने से पैदा हुए इम्पैक्ट सेस्मिसिटी ने ही सिस्मोग्राफ पर भूकंप जैसी रीडिंग दर्ज कराई। इसी शॉक वेव की वजह से आसपास के पूरे इलाके में लगातार लैंडस्लाइड्स की श्रृंखला शुरू हो गई और ढलानों पर जमी अतिरिक्त बर्फ भी सैलाब में तब्दील हो गई। कुल मिलाकर चाहे भूकंप ने बर्फ को गिराया हो या बर्फीले पहाड़ के प्रहार से धरती कांपी हो, इस घटना के बाद जो भौगोलिक परिस्थितियां बनी
उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को एक त्रासदी में तब्दील कर दिया। सैटेलाइट चित्रों से साफ होता है कि लॉन्गटांग लिरुंग से उतरा मलबे का विशाल प्रवाह सीधे नेपाल चीन सीमा बनाने वाली लैंडे खोला नदी के मार्ग में जाकर जम गया। कुछ ही पलों में इस मलबे ने एक अभेद्य प्राकृतिक दीवार का रूप ले लिया, जिससे नदी का बहाव रुक गया और वहां एक खतरनाक अस्थायी झील का निर्माण हो गया। पहाड़ों से लगातार आ रहे पानी की वजह से इस मलबे का बांध पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया। पानी का जमाव जिस बांध की वजह से रुका था, उसके टूटते ही बाढ़ आ गई। इसके फटने से जमा हुआ पानी, विशालकाय पत्थर और जमा हुआ कीचड़ एक दैत्य की तरह बाहर निकला और सीधे त्रिशूली नदी के बहाव में समा गया।